स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम बीएड कोर्स के अंतर्गत बुद्धि का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, सिद्धांत, विशेषताएं, बुद्धि लब्धि, बुद्धि परीक्षण और इसके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। बुद्धि कई तरह से व्यक्त की जाती है। सामान्यतः जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह कहा जा सकता है कि कभी कभी हम कहते भी हैं खुद कि अमुक व्यक्ति में कम बुद्धि है, अमुक व्यक्ति में अधिक बुद्धि है। इस बात को समझने के लिए हमें कई तरह की बातों को समझना होगा पहले, क्योंकि बुद्धि ना तो भावना है, ना ही इमोशंस है और ना ही अंतःप्रज्ञा है, ना ही इंट्यूशंस है। तो बुद्धि आफ्टर ऑल है क्या? तो बुद्धि को जानने के लिए बुद्धि की डेफिनेशन क्या हो सकती है, बुद्धि को कैसे परखा जा सकता है, इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। जब हम बोलते हैं कि बुद्धि क्या है, तो बुद्धि कई मनोवैज्ञानिक कहते हैं बुद्धि योग्यता है जो हर इंसान में होती है। इसे कैसे समझा या जाना जाता है कि किसी व्यक्ति में बुद्धि कम है या ज़्यादा है। बुद्धि की वजह से ही इंसान बड़ी से बड़ी जटिल परिस्थितियों से बाहर आ जाता है और बुद्धि की वजह से ही व्यक्ति अपने व्यवहारिक जीवन को भी कुशल बनाता है। बुद्धि की परिभाषा और अर्थ के बारे में हम जानेंगे। बुद्धि को अंग्रेजी में इंटेलिजेंस कहते हैं। बुद्धि मानव का सबसे बड़ा अस्त्र है। बालक की मानसिक योग्यता में बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर बोला जा रहा है बालक की मानसिक योग्यता। तो क्या मानसिक योग्यता कम या अधिक होने से बुद्धि कम या ज़्यादा होती है? क्योंकि बुद्धि ही वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने और आपसी संबंधों को खोजने और तर्कपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक होती है। तो हाँ, बुद्धि को मानसिक योग्यता माना जा सकता है। मानसिक योग्यता जितनी अच्छी होगी तो बुद्धि उतनी अच्छी होगी। बुद्धि की परिभाषा के बारे में हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न शिक्षाविदों ने, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की अलग अलग परिभाषा दी है, जिन्हें हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और इन अलग अलग परिभाषाओं के कारण बुद्धि की प्रकृति भी कुछ अलग अलग दृष्टिगत होती है। जो मुख्य परिभाषा यहाँ दी गई है वुडवर्थ ने दी है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। मतलब कोई व्यक्ति किस तरीके से किसी कार्य को करता है वह उसकी बुद्धि कहलाती है, कि कार्य करने की विधि। वुड्रो के अनुसार बुद्धि ज्ञान अर्जन की क्षमता है। कोई व्यक्ति कितना अधिक ज्ञान अर्जित करता है, किस तरीके से करता है, उसका क्या ढंग है, यह बुद्धि है। यह किन्होंने बोला? यह वुड्रो ने बोला। बकिंग के अनुसार बुद्धि की जो परिभाषा दी गई है वह सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। कोई व्यक्ति किस शक्ति से सीखता है, किस तरीके से सीखता है, कितना अधिक सीख पाता है, कितने समय में कितना अधिक समझ पाता है, यह उसकी बुद्धि है। गॉल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है। बिने क्या कहते हैं? बिने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों में निहित होती है। ज्ञान, बुद्धि में ज्ञान होता है। अगर किसी व्यक्ति में ज्ञान है तो मतलब उसमें बुद्धि है। वह आविष्कार कर पाता है, कोई नई चीज़ खोज पाता है, कुछ निर्देशित कर पाता है, आलोचना कर पाता है, मतलब गुण दोष को परख पाता है। तो यह उसकी जो योग्यता है ये बुद्धि है। रायबर्न के अनुसार बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान खोजने तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। मतलब कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है यह पता चलता है कि वो अपनी समस्याओं को किस तरीके से, कितनी आसानी से, कितने सरल सहज ढंग से समाधान कर पाता है। प्रिंटर के अनुसार बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है। यहाँ प्रिंटर ऐसा कह रहे हैं कि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किशोरावस्था के बाद जो व्यक्ति है वो बुद्धि, उसमें अगर कम बुद्धि है तो वो कम बुद्धि ही वाला रहेगा, अधिक बुद्धि है तो अधिक बुद्धि वाला रहेगा। पर हाँ, विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, परंतु किशोरावस्था में आके उसकी गति क्या है? धीमी हो जाती है। तो इस तरह से मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी बुद्धि की जो परिभाषा है, बुद्धि का जो विषय है वो चर्चा का विषय रहा है। क्यों? क्योंकि हजारों वर्ष पूर्व से ही व्यक्तियों को बुद्धि के आधार पर ही अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। हमने देखा है कुछ व्यक्ति बुद्धिमान कहलाते हैं, कुछ कम बुद्धि के कहलाते हैं, तो कुछ मूढ़ बुद्धि के कहलाते हैं। तो इन परिभाषाओं के अनुसार हमें ऐसा स्पष्ट ज्ञात होता है कि बुद्धि की प्रकृति अलग अलग तरह की बताई गई है।
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि की प्रकृति अलग अलग बताई गई है। जो मुख्य रूप से बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं वो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने बताए हैं, जिसमें कि हम सामने देख रहे हैं कि बुद्धि के प्रकार, जिसमें 3 प्रकार हमें दिख रहे हैं, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने अपने हिसाब से, मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के प्रकार अपने अपने हिसाब से बांटे हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से जिसे मान्य किया गया है, जिसे स्वीकार किया गया है, वह है थॉर्नडाइक का बुद्धि के प्रकार जो हैं उसमें 3 भागों में बांटा गया है। थॉर्नडाइक के बुद्धि के प्रकार मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अलग अलग विद्वानों ने, शिक्षाविदों ने, मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से जिसे स्वीकार किया गया है, जिसे माना गया है, वो है थॉर्नडाइक का बुद्धि का प्रकार। थॉर्नडाइक के बुद्धि के प्रकार जो 3 भागों में बांटे गए हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। इन तीनों कैटेगरी के अंतर्गत बुद्धि को विभाजित किया गया है और व्यक्ति इन तीनों में से किसी एक में फिट बैठता है। मतलब इन तीनों बुद्धि में से कोई ना कोई बुद्धि व्यक्ति में होती ज़रूर है और इन तीनों बुद्धि के अनुसार ही व्यक्ति अपनी अपनी फील्ड में आगे बढ़ता है। इसे हम विस्तार से पढ़ेंगे कि मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि क्या होती है और इसके अंतर्गत क्या चीज़ ज़्यादा प्रभावशाली रहती है। जैसे मूर्त बुद्धि बताया गया है, बहुत से मनोवैज्ञानिक ने इसे यांत्रिक बुद्धि या गामक बुद्धि भी कहा है। ऐसे बुद्धि वाले बालकों का क्या होता है, ऐसे बुद्धि वाले बालकों में शुरू से ही सीखने की प्रवृत्ति यांत्रिक या गामक तरीके की होती है। मतलब जैसे हमने देखा है कि कुछ बालक घड़ी, साइकिल आदि बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब शुरू से ही उनमें ये चीज़ रहती है। तो इससे समझ में आता है कि इसमें ये वाली प्रवृत्ति ज़्यादा क्रियाशील है। ऐसी बुद्धि वाले लोग आगे चलकर कुशल कारीगर, श्रमिक, मिस्त्री, इंजीनियर ऐसी फील्ड में जाते हैं। तो समझ में आ गया कि इस तरह की बुद्धि के लोग, जैसे हमने देखा है कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर कुछ हमें दिखाई देते हैं, मतलब उनमें ये वाली बुद्धि है इसलिए वो ये इस फील्ड में आए, उनमें अपने आप ही ये चीज़ डेवलप हो गई। दूसरा है अमूर्त बुद्धि। ऐसी बुद्धि वाले बालक वस्तुओं के सामने होते हुए भी उनके बारे में काफ़ी कुछ सोच समझ सकते हैं, कह सकते हैं। मतलब इमेजिनेशन उनमें ज़्यादा होता है, कल्पना शक्ति ज़्यादा होती है। तो कल्पना शक्ति ज़्यादा होने के कारण ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, बालक हैं, ऐसी बुद्धि वाले बालक वकील, डॉक्टर, वकील, डॉक्टर, चित्रकार, गीतकार, कवि, लेखक होते हैं, जिनमें कि कल्पना शक्ति का अधिक विकास होता है। तो ठीक है, बुद्धि जो मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि हमने पढ़ लिया। आगे हम सामाजिक बुद्धि पढ़ते हैं। सामाजिक बुद्धि में क्या होता है, सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति जो होते हैं समाज में रहने के अनुकूल होते हैं। वो मतलब उनकी जो बौद्धिक स्थिति ऐसी रहती है जो सामाजिक होती है, बहुत ज़्यादा वो समाज में रहना, समाज सुधार का कार्य करना, इन सब चीज़ों में वो इन्वॉल्व होते हैं। इस बुद्धि का प्रयोग लोग समाज में रह रहे व्यक्तियों की भलाई करने में बिताते हैं। जैसे कि हमने देखा है नेता, समाज सुधारक आदि इस तरह के जो लोग होते हैं, जो सोशल वर्कर होते हैं, उनमें सामाजिक बुद्धि का विकास अधिक होता है। और यहाँ बताया गया शिक्षक में 3 प्रकार की बुद्धि होती है। क्यों? क्योंकि इन तीनों स्थितियों, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, इन तीनों कैटेगरी में आने वाले जो बच्चे हैं, लोग हैं, व्यक्ति हैं, इन तीनों स्थितियों को कौन तैयार करता है? शिक्षक तैयार करता है। तो शिक्षक में 3 प्रकार की बुद्धि होती है। तो यहाँ हमने बुद्धि के प्रकार पढ़े हैं, जिसमें कि 3 प्रकार है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। सभी व्यक्ति इन तीनों में से किसी एक बुद्धि के अधीन होते हैं। कोई ना कोई एक बुद्धि उनमें प्रभावशाली होती है जो उनको उस फील्ड में ले जाती है जो कि उसमें प्रभावशील होती है। अब बुद्धि की विशेषताएं पढ़ेंगे। बुद्धि की विभिन्न परिभाषाओं के अनुसार बुद्धि की विशेषताएं भी अलग अलग बताई गई है। बुद्धि में क्या क्या शामिल होता है, हम बुद्धि में क्या क्या देख सकते हैं। तो बुद्धि सीखने की क्षमता है ना। बुद्धिमान व्यक्ति, जिसमें बुद्धि कम अधिक हो, वो कोई भी हो, सीखने की योग्यता रखता है, सीखने की क्षमता रखता है। बुद्धि अतीत के अनुभवों का लाभ उठाने की योग्यता है ना। पुरानी बीत गई बातों को हम याद करके उनसे हम आगे सीखते हैं। बुद्धि अमूर्त चिंतन, बुद्धि के द्वारा, मतलब बुद्धि में अमूर्त चिंतन है, जैसा हमने दूसरा वाला टाइप पढ़ा। बुद्धि के द्वारा जो प्रत्यक्ष नहीं है उसके बारे में भी चिंतन किया जा सकता है ना। ये दूसरी वाली प्रवृत्ति जिसमें विद्यमान होती है उसमें डॉक्टर, कवि, लेखक, है ना, ये सब बनते हैं। बुद्धि अतीत के अनुभवों का लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन, और बुद्धि के द्वारा जो प्रत्यक्ष नहीं है उसके बारे में भी चिंतन किया जा सकता है।
बुद्धि द्वारा अर्जित ज्ञान नवीन परिस्थितियों में प्रयोग किया जा सकता है ना। पुराने अनुभवों के द्वारा हम नवीन में प्रयोग करके उसे और अच्छा बना सकते हैं। लिंग भेद में कारण बुद्धि में भेद दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि लड़कों में बुद्धि अधिक है या लड़कियों में कम है, या लड़कियों में अधिक है तो लड़कों में कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो आपको 3 प्रकार बताए बुद्धि के, इन तीनों में से कोई भी एक प्रवृत्ति हर व्यक्ति में विद्यमान होती है और उसके अनुसार ही लड़का या लड़की जो भी है, इसमें लिंग भेद नहीं होता, वो अपनी अपनी फील्ड में आगे बढ़ता है। आगे है बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति कठिनाइयों को दूर करके परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार कर संगठन करता है ना। ये एक मानसिक योग्यता हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इंटेलिजेंसी या बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जो वस्तुओं तथ्यों को समझने, उन्हें आपसी संबंधों में खोजने, तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने, समस्याओं का समाधान करने, हम किस तरह से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, ये हर व्यक्ति की अलग अलग बौद्धिक स्थिति पर डिपेंड करता है ना। बुद्धि जन्मजात शक्ति है या वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। जन्म से ही व्यक्ति में बुद्धि रहती है, बच्चे में बुद्धि रहती है, परंतु ये वंशानुक्रम जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके वातावरण के अनुसार उसमें विकास होता रहता है, कम या अधिक, है ना। अब हमने देखा है कि कभी कभी बुद्धिमान माता पिता के बच्चे कम बुद्धि वाले निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है ना। उसका प्रभाव कैसा रहता है। कई तरह के कारण रहते हैं, शारीरिक, वंशानुक्रम, है ना। फिर आते हैं हम बुद्धि की प्रकृति पर। बुद्धि की परिभाषा और बुद्धि की विशेषताओं को पढ़ने के बाद यहाँ बुद्धि की प्रकृति आती है कि बुद्धि में क्या क्या शामिल होता है। हम इन मुख्य बिंदुओं को उसमें शामिल होता देखते हैं। इसके अलावा और भी भाव होते हैं जो बुद्धि में शामिल होते हैं, क्योंकि बुद्धि ना तो इमोशंस है ना ही इंट्यूशन है। तो बुद्धि क्या है, बुद्धि में क्या चीज़ होती है इंटेलिजेंसी। तो बुद्धि में सीखा जा सकता है, वातावरण से सामंजस्य हो पाता है, समस्या में समाधान हो पाता है, विवेकशीलता दिखाई पड़ती है, प्रत्यक्ष मापन होता है, अमूर्त चिंतन किया जा सकता है, परिपक्वता होती है, आलोचनात्मक व्याख्या दी जा सकती है, व्यक्तिगत भिन्नता देखी जाती है, सूझबूझ समझ होती है, तार्किक क्षमता होती है, अवलोकन किया जा सकता है। मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति में ये सारी जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, ये सब चीज़ उसमें होते हैं। हो सकता है कि ये जो 3 चीज़ हैं यहाँ हम पढ़ रहे हैं, आलोचनात्मक व्याख्या, विवेकशील चिंतन, समस्या समाधान, ये किसी व्यक्ति में ज़्यादा हो परंतु ये 3 चीज़ कम हो, है ना। या फिर हो सकता है ये 3 चीज़ ज़्यादा हो तो ये 3 चीज़ कम हो। तो इसी को मापने में हम बुद्धि का जो मापन है, इसी बुद्धि मापन में हम तीनों चीज़ों को माप सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने बुद्धि की प्रकृति देखी कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को हम इन प्रकृतियों के द्वारा समझा जा सकता है कि व्यक्ति में कितनी बुद्धि है कितनी नहीं है। बाकी हम बुद्धि परीक्षण के जो टेस्ट बनाए गए हैं उसके द्वारा ही हम बुद्धि परीक्षण से माप सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसमें हमने जो समझा बुद्धि के प्रकार, बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि के प्रकार जो कि थॉर्नडाइक के अनुसार थे, इस तरह से हमने बुद्धि के बारे में जाना। और आपको इस वीडियो में कुछ डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं और मैं अगले वीडियो में बुद्धि परीक्षण के प्रकार बताऊंगी, बुद्धि मापन की विधियां बताऊंगी, किस तरह से मापा जाता है।